बच्चों, स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 3 पर। अध्याय का नाम है सरल रेखा में गति। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें किसी भी वस्तु की स्थिति क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है, गति अवस्था क्या होती है, दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं और वेग क्या है, चाल क्या है, इनमें क्या अंतर हैं। तो इसके संबंध में हमारे 2 वीडियोस बन चुके हैं। आपने यदि नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, आप उनकी सहायता से उसे देख लें एक बार। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि जब हम एक क्रम में पढ़ते हैं तो हमारी कड़ियाँ जुड़ती जाती है और आगे की बात हमें आसानी से समझ में आती हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्वरण के बारे में। मुख्य रूप से जो बात होगी हमारी वो त्वरण से संबंधित होगी। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गति को हम 2 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। एक कहलाती है एक समान गति और दूसरी कहलाती है असमान गति। तो एक समान गति हमने पिछले वीडियो तक बात कर ली थी। आज हमारी जो बात होगी वो असमान गति से संबंधित होगी। तो हम समझ लेते हैं कि असमान गति किसे कहते हैं। बहुत सीधी सी बात है, समान समय अंतराल में यदि कोई वस्तु असमान दूरियां तय करती हैं तो उसकी इस गति को असमान गति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समय अंतराल एक जैसे हैं और तय की गई दूरियां असमान हैं। एक उदाहरण लें कि एक चलती हुई वस्तु पहले 10 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय करती है, अगले 10 मिनट में वो 12 मीटर की दूरी तय करती है, अगले 10 मिनट में वो 14 मीटर की दूरी तय करती है। इस प्रकार से तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न हैं, तो उसकी ये वाली गति असमान गति का उदाहरण होगी। और जब भी असमान गति होती है तो ऐसी गति के अंदर त्वरण संबंधित होता है। तो आइए सबसे पहले अपन त्वरण की परिभाषा देख लेते हैं। तो त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण को परिभाषित करते हैं कि किसी दिए गए समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात वेग में परिवर्तन अगर समीकरण के रूप में लिखें तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को सामान्यतः स्मॉल a से प्रकट करते हैं। इसका नोटेशन स्मॉल a है। माना कि कोई वस्तु t1 समय पर v1 वेग से गतिशील है। t1 समय पर इसका वेग v1 है और t2 समय पर इसका वेग बढ़कर v2 हो जाता है। तो t1 के बाद में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वेग का मान भी बढ़ेगा। तो t1 समय पर हमने चेक किया था वेग v1 है, t2 समय पर हमने चेक किया तो वेग का मान v2 प्राप्त होता है। तो आप त्वरण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। त्वरण को a से डिनोट करते हैं। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कि v2 माइनस v1। और समय अंतराल कितना हुआ? t2 माइनस t1। तो हम समीकरण के रूप में त्वरण को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, कितने समय में ये हुआ है। यदि समय अंतराल सूक्ष्म हो तो हम इसको इस रूप में भी प्रकट करते हैं, त्वरण को dv बटे dt के रूप में। ये अवकल रूप कहलाता है। अवकलन गणित का एक हिस्सा है, आप लोग पढ़ लेंगे अभी। तो अगर हम इसे अवकलन रूप में व्यक्त करें तो यदि dt समय, dt यानी कि एक सूक्ष्म समय अंतराल है, एक सूक्ष्म समय अंतराल में उसका वेग कितना हो जाता है? dv हो जाता है परिवर्तन। तो यदि dv वेग में परिवर्तन होता है dt समय में तो dv बटे dt क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। तो ये भी एक त्वरण को व्यक्त करने का तरीका हुआ। या फिर इस रूप में भी व्यक्त करते हैं, a बराबर डेल v बटे डेल t। ये एक ही बात है, लगभग इसमें कोई विशेष ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं गणित के रूप में आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। तो हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ये सभी त्वरण को व्यक्त करेंगी। जहाँ तक मात्रक का सवाल है तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन यानी कि ये वेग है, तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ये वेग का मात्रक हो गया और इसको भाग किससे देना है? समय अंतराल से। समय अंतराल यानी कि सेकंड से।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड वर्ग। इस रूप में इसको व्यक्त करते हैं। विमीय सूत्र वैसे तो हम लोग देख ही चुके हैं सारे विमीय सूत्र, पर आप एक बार फिर से उसको देख लें कि इसका विमीय सूत्र होता है m की घात 0 l t की घात -2। तो यह त्वरण के बारे में जानकारी हुई। अब आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम त्वरण को और समझ लेते हैं। माना कि एक वस्तु का 0 समय पर वेग जो है वो 0 है, ये समय और ये है उसका वेग। तो उसका वेग कितना है? 0 है। 10 सेकेंड पर उसका वेग बढ़कर हो जाता है 15 मीटर प्रति सेकेंड। समय 0 से 10 सेकेंड हुआ तो वेग कितना हो गया? 0 से 15 हो गया। अब हम देखते हैं कि वो 20 सेकेंड तक 15 मीटर प्रति सेकेंड से चलती है, और फिर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो 25 सेकेंड पर उसका वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। बात समझ में आई आपको? प्रारंभ में वो स्थिर है, 0 मतलब स्थिर है। फिर उसने चलना शुरू किया तो 10 सेकेंड तक उसका वेग बढ़ा और कितना हो गया? 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। फिर क्या हुआ? 10 से 20 सेकेंड तक 15 मीटर प्रति सेकेंड से ही चलती रही। उसके बाद में 20 से 25 सेकेंड की अगर बात करें तो उसका वेग 15 से घट के क्या हो गया? 0 हो गया। अब अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ की सहायता से इसे सीख लेते हैं कि इस चीज़ को अगर हम ग्राफ पर लेकर आएँ तो किस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर इस समय अंतराल में उसका वेग क्या हुआ? 0 से 15 हो गया। इस समय अंतराल में वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस समय अंतराल में वेग 15 से 0 हो गया। तो यहाँ पर हम त्वरण निकाल लेते हैं कि यहाँ पर त्वरण कितना रहा। तो यदि इन दोनों की बात की जाए तो यहाँ पर यदि मैं त्वरण को a1 से प्रकट करूँ तो देखिएगा वेग में परिवर्तन यानी कि 15 ऋण 0 यानी कि 15, और समय कितना है? 10, तो 10 यानी कि ये हो गया 1.5, और मात्रक में ऊपर ही लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस समय में उसका त्वरण रहा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब यदि यहाँ की बात कर लें हम तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन 0 और समय कितना है? 20 में से 10 गया तो 10 यानी कि 0 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग। और यदि इस अंतराल की बात कर रहे हैं तो a3 है, और a3 बराबर क्या है? 0 - 15 यानी कि -15, और समय कितना है? 25 में से 20 गया तो 5 यानी कि -3 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग। तो त्वरण निकाल लिया हमने। पहला त्वरण आ रहा है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग। दूसरे स्लैब के अंदर त्वरण का मान 0 है, और तीसरे में यदि हम बात करें तो त्वरण का मान कितना है? -3 मीटर प्रति सेकेंड है। अब इसको ग्राफ की सहायता से समझते हैं। यदि इस अक्ष पर हम त्वरण ले लें और इस अक्ष पर समय ले लें, ये समय अक्ष है और ये त्वरण अक्ष है। अब आप देखिए कि हमने समय अक्ष को बीच में लिया है, त्वरण अक्ष को ऊपर भी लिया है और नीचे भी लिया है। इसका कारण आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि त्वरण का मान यहाँ पर धनात्मक है और यहाँ पर ऋणात्मक है और यहाँ पर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि त्वरण धनात्मक भी होता है, 0 भी होता है गति के दौरान, और ऋणात्मक भी होता है। तो त्वरण का मान कितना? 1.5 तक बढ़ता है। हम इस ग्राफ पर ले लेते हैं, ये हमारा 1, 2 और 3। वैसे ही नीचे जाए तो 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, और ये वैल्यू हो गई 0। समय अगर देखें तो 0 से 25 तक गए हैं। हम 1, 1, 5, 5 का अंतराल ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25। 5, 10, 15, 20 और 25। समय काय में नापा गया है? सेकंड में मापा गया है, और त्वरण जो है वो मीटर प्रति सेकंड वर्ग में लिया गया है।
अब इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ रख देते हैं। तो देखिए 0 से 10 तक हमारा त्वरण कितना है 1.5, 1.5 यानी कि 1 और 2 के बीच में यहाँ आएगा। तो 0 से 10 सेकेंड तक त्वरण का मान रहा 1.5, यानी कि ये वाली लाइन आ जाएगी। अब क्या हुआ, 10 से 20 सेकेंड तक त्वरण हो गया 0, तो त्वरण का मान घट के हो गया 0। कहाँ तक 0 रहा, ये 0 से 20 सेकेंड तक 0 रहा। उसके बाद देखिए 20 से 25 सेकेंड तक कितना हो गया -3, तो 20 से 25 सेकेंड के लिए त्वरण का मान कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि त्वरण और समय को ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाए तो इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यह धनात्मक त्वरण को व्यक्त करता है, यह शून्य त्वरण को व्यक्त करता है और यह ऋणात्मक त्वरण को व्यक्त करता है। तो ये तो थी हमारी त्वरण और समय ग्राफ की बात। अब चूंकि त्वरण धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, तो आइए अपन इसी को वेग और समय ग्राफ के रूप में भी देख लेते हैं और स्थिति समय ग्राफ के रूप में भी देख लेते हैं। तो जैसा कि अपन ने देखा है कि विस्थापन धनात्मक होता है, विस्थापन ऋणात्मक होता है, वेग भी धनात्मक होता है, वेग भी ऋणात्मक होता है, त्वरण भी धनात्मक होता है और त्वरण भी ऋणात्मक होता है। अब अपन बात करते हैं कि यदि वेग और समय ग्राफ बनाए हों तो वेग और समय ग्राफ से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो हम कुछ छोटे छोटे ग्राफ्स बना लेते हैं। ये समय अक्ष है, समय को t से प्रकट करेंगे, वेग को v से प्रकट करेंगे। अब जैसे एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग सपोज v0 है और यहाँ से उसका वेग बढ़ना शुरू होता है। समय के साथ साथ यदि वेग लगातार बढ़ता है इस प्रकार से, तो चूंकि समय के साथ साथ उसका वेग लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें धनात्मक त्वरण है। त्वरण का मान कैसा है, धनात्मक है। यहाँ पर वेग भी बढ़ रहा है इसलिए वेग में परिवर्तन भी धनात्मक है। देखिए अंतिम वेग ज़्यादा है, प्रारंभिक वेग कम है, तो वेग में परिवर्तन क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो त्वरण धनात्मक हुआ, वेग भी धनात्मक है। तो यहाँ हम कहेंगे कि वेग धनात्मक है, v पॉजिटिव और a भी क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव से क्या मतलब है वेग का, वेग पॉजिटिव कब होगा, जब विस्थापन पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेग क्या है, विस्थापन बटा समय है। अगर विस्थापन धनात्मक होगा तो वेग भी धनात्मक होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्वरण धनात्मक है। तो यदि कोई वस्तु धनात्मक x अक्ष की दिशा में गमन करती है और उसका वेग लगातार बढ़ता है तो उसका ग्राफ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। आई थिंक क्लियर। अब सेकेंड हम बात कर लेते हैं कि एक वस्तु, ये समय अक्ष, ये वेग अक्ष, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग यहाँ था और समय के साथ साथ उसका वेग कम हुआ। तो इस समय पर यदि हम बात कर रहे हैं, ये t1 समय है, तो ये वेग इसका कम होकर कितना हो गया, v1 हो गया। यहाँ पर प्रारंभिक वेग ज़्यादा है और अंतिम वेग कम है यदि 0 से t1 समय की बात कर रहे हैं तो। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन आप देखिए, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग कम है, प्रारंभिक वेग ज़्यादा है, तो v1 में से v0 घटाओगे तो ऋणात्मक राशि आएगी। और ऋणात्मक अगर वेग में परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, a नेगेटिव हो जाएगा। पर v अभी भी पॉजिटिव है ना, v जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि वस्तु x अक्ष धनात्मक x अक्ष पर गमन कर रही है ना, परंतु उसका वेग कम होता जा रहा है। क्लियर। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कहेंगे कि v जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, पर a जिसे हम त्वरण कहते हैं वो कैसा है, वो निगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। तो v वर्सेस t में हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा यदि a नेगेटिव होगा और v पॉजिटिव होगा। अब और बात कर लेते हैं, ये समय अक्ष और ये वेग अक्ष। आप देखिए कि हमने वेग अक्ष पहले तो ऊपर बनाई थी और अब हम जो वेग अक्ष बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, नीचे की ओर।
नीचे की ओर बना रहे हैं, इसका मतलब हमारी गति जो है वो ऋणात्मक एक्स अक्ष पर हो रही है। वेग का ऋणात्मक होना इस बात को व्यक्त करता है कि उसकी दिशा विपरीत है। ठीक, तो जो गति हो रही है वो किधर हो रही है, ऋणात्मक एक्स अक्ष पर हो रही है। अब यदि कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है कि उसका प्रारंभिक वेग ये है और अंतिम वेग ये है, ये v1 है, ये v0 है और अंतिम वेग कितना है, v1 है। ठीक, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका v जो है वो क्या है, ये v नेगेटिव है और चूंकि स्लोप भी नेगेटिव है इसका मतलब a भी नेगेटिव है, त्वरण भी नेगेटिव है। देखिएगा v1 का मान ऋणात्मक ज़्यादा है, v0 का मान ऋणात्मक कम है। -10 में से -5 गए तो -10 -5 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -10 + 5 -5 बचेगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ v भी नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है। एक ग्राफ और देख लेते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से इस चीज़ को क्लियर हो जाए। ये आप देखिएगा, मैं दोनों ओर बना लेता हूँ अक्ष को। ये समय अक्ष और ये वेग अक्ष, ये पॉजिटिव v को व्यक्त करेगा और ये नेगेटिव v को व्यक्त करेगा। अब एक वस्तु ने यहाँ से चलना शुरू किया और वो यहाँ पर आ गई, ये v0 वेग था। हम इस समय को भी मान लेते हैं, माना कि ये t1 समय है, ये 0 समय है। तो अब आप देखिए, अपन ने यहाँ अब जो चित्र बनाया है इसमें धनात्मक वेग भी है, ऋणात्मक वेग भी है और समय तो खैर धनात्मक ही होता है हमेशा, समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। समय में हम ऋणात्मक समय केवल उस स्थिति में बताते हैं जब हमें बताना हो कि शून्य समय से पहले, जैसे अपन ने कहा कि भाई 11 बजे ये बस जो है ये फलाने स्टेशन पर है, तो 10 बजे कहाँ थी, तो 1 घंटा पूर्व वाली बात होगी, तो ऋणात्मक अक्ष पर हम जाते हैं। अदरवाइज हमारी जो समय अक्ष है वो धनात्मक अक्ष रहती है। अब इस स्थिति में क्या हो रहा है, देखो कि शून्य समय के ऊपर वेग v0 है, फिर वेग का मान कम हो रहा है, t1 समय पर वेग 0 हो गया। उसके बाद में t1 से t2 समय तक क्या हुआ, वेग का मान 0 से वापस से ऋणात्मक दिशा में v1 से, यानी कि ये 0 वेग ही है v1, तो यहाँ से वेग वापस से ऋणात्मक दिशा में बढ़कर v2 हो गया। वेग की दिशा ऋणात्मक हुई यानी कि विस्थापन ऋणात्मक हुआ। ध्यान दीजिएगा, वेग ऋणात्मक से मतलब विस्थापन की दिशा ऋणात्मक है, यानी कि पहले वस्तु जो है, ध्यान दें, पहले यहाँ से यहाँ तक वस्तु जो है वो धनात्मक x अक्ष पर गमन कर रही है, फिर t1 से t2 समय तक उसकी जो गति हो रही है वो ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में हो रही है। पहले वो धनात्मक x अक्ष की दिशा में जा रही थी, यहाँ पर उसने टर्न लिया है। अगर हम सरल रेखा की गति बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से टर्न हो गया। तो ये अक्ष यदि धनात्मक x अक्ष है तो ये वाली अक्ष ऋणात्मक x अक्ष हुई। तो पहले वेग यहाँ से, यहाँ वेग था, ये वेग कम होता होता यहाँ 0 हुआ, फिर वापस यहाँ से बढ़ते बढ़ते वापस से बढ़ने लग गया, v2 हो गया। तो इस ग्राफ से हमें ये जानकारी मिल गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि 0 से t1 समय तक यदि हम बात करें तो क्या है, वेग धनात्मक है, पॉजिटिव है, v जो है ये कैसा है, पॉजिटिव है। वहीं t1 से t2 समय तक अगर वेग की बात करें तो v जो है ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक, और त्वरण का जहां तक सवाल है, आप देखिएगा स्लोप पूरा नेगेटिव है, ढाल इधर की ओर है, नीचे की ओर जा रहा है। तो यदि ये है तो इसका मतलब त्वरण दोनों स्थितियों के अंदर कैसा है, a जो है वो दोनों स्थितियों के अंदर नेगेटिव है। इसको चाहो तो a1 और a2 से प्रकट कर दो, इसको चाहो तो v1 और v1 v2 से तो नहीं करना चाहिए हमें, कारण ये है कि हमने 0 v1 और v2 ये व्यक्त किए हैं। तो ये वेग जो है यहाँ धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है। तो यहाँ से यहाँ तक का यदि त्वरण हम a1 से प्रकट कर रहे हैं तो a1 नेगेटिव है, और यहाँ से यहाँ तक का त्वरण a2 से प्रकट कर रहे हैं तो a2 का मान भी नेगेटिव हो गया। तो ये वेग और समय के साथ वाली बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अपन स्थिति और समय के साथ। स्थिति और समय ग्राफ ये बना लेते हैं। तो स्थिति और समय ग्राफ में क्या होगा, देखो कि यदि त्वरण धनात्मक है, स्थिति को हम x से प्रकट करते हैं और समय को t से प्रकट करते हैं। तो यदि त्वरण धनात्मक है तो स्थिति समय ग्राफ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। ये किसको व्यक्त कर रहा है, पॉजिटिव त्वरण को।
पॉजिटिव त्वरण के लिए स्थिति समय ग्राफ ये होगा। अब यदि त्वरण शून्य है तो उस स्थिति के अंदर स्थिति समय ग्राफ वो शून्य से भी शुरू हो सकता है या किसी दूसरे उससे भी शुरू हो सकता है। तो ये x है, ये समय t है, और यदि ये ग्राफ इस रूप में व्यक्त होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर त्वरण शून्य है। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है तो वो शून्य त्वरण को व्यक्त करेगा। और तीसरी बात, अगर ऋणात्मक त्वरण है तो उसको स्थिति समय ग्राफ पर कैसे व्यक्त करेंगे, तो ये x हुआ, ये समय t हुआ, और यदि ग्राफ इस प्रकार से जाता है तो ये व्यक्त करेगा कि त्वरण कैसा है, ऋणात्मक है, निगेटिव त्वरण हुआ। ठीक, अब आप याद कीजिए कि हमने स्थिति समय ग्राफ का जो स्लोप है या ढाल है या प्रवणता है उसको कहा था कि वो वेग को व्यक्त करती है। जैसे यहाँ पर ये जो स्लोप है, ये वाला कोण, ये थीटा नियत है ना। और एक समीकरण शायद आपको याद आ जाएगा, v बराबर टेन थीटा, ये अपन ने निकाली थी। तो देखिए थीटा नियत है तो वेग जो टेन थीटा है उसका मान भी नियत ही रहेगा, वेग भी नियत रहेगा, इसलिए हमने कहा कि त्वरण शून्य है, वेग नियत है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर यदि हमें स्लोप निकालना हो तो हमें यहाँ स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगी, ये एक स्पर्श रेखा है। यदि यहाँ के स्लोप की बात करेंगे तो ये स्पर्श रेखा है, ये इस बिंदु पर और ये इस बिंदु पर वेग को व्यक्त करेगी। ध्यान दीजिएगा, ये किसको व्यक्त करेगी, वेग को व्यक्त करेगी। यानी कि इसका जो ढाल है एक्स अक्ष के साथ, समय अक्ष के साथ में, ये थीटा 1 है, और यहाँ पर जो ढाल है ये वाला, ये कितना है, थीटा 2 है। तो थीटा 2 ज़्यादा है थीटा 1 से, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यदि थीटा बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि v2 इज ग्रेटर देन v1। v2 ज़्यादा है, v1 कम है, समय के साथ साथ वेग बढ़ रहा है, यानी कि त्वरण धनात्मक हुआ। ठीक, अब यदि यहाँ देखें अपन तो यहाँ पर स्पर्श रेखा क्या बनेगी, ये बनेगी, यहाँ पर स्पर्श रेखा ये बनेगी। अब यहाँ पर आप देखिए ये थीटा 2 है, और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये थीटा 1 है। तो स्पष्ट है कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, और यदि थीटा 1 बड़ा है यानी कि v1 इज ग्रेटर देन v2। और यदि ऐसा होता है कि v2 छोटा है, अंतिम वेग छोटा है और प्रारंभिक वेग बड़ा है, तो ऋणात्मक त्वरण को व्यक्त करेगा, तो यह ऋणात्मक त्वरण को व्यक्त करेगा। तो ये अपनी पूरी बात जो थी ये त्वरण से संबंधित थी। अब छोटी छोटी सी बातें हैं, ताक्षणिक वेग। अब जैसे अगर अपन इसकी बात करें, अब यहाँ पर देखिएगा आप कि लगातार थीटा का मान बदल रहा है ना। तो हम किसी क्षण विशेष पर वेग की बात कर सकते हैं कि भाई इस क्षण पर वेग का मान v1 है, इस क्षण पर वेग का मान v2 है। तो जब किसी क्षण विशेष पर वेग की बात की जाती है तो उसे ताक्षणिक वेग कहते हैं। और ताक्षणिक वेग को जो है बहुत छोटे से समय अंतराल के अंदर निकाला जाता है, यानी कि लिमिट डेल टी टेंस टू 0। इतने छोटे से समय अंतराल में, जितना छोटे से छोटा समय अंतराल हो उसमें आप विस्थापन ज्ञात कर लें और समय अंतराल से भाग दे दें। पर ध्यान देना डेल टी 0 नहीं हो सकता, डेल टी टेंस टू 0 यानी कि 0 की ओर गमन कर रहा है, जितना छोटे से छोटा समय अंतराल हो। तो इसके द्वारा हम तात्क्षणिक वेग निकाल सकते हैं, या इसको फिर dv/dt से तो व्यक्त किया ही जा सकता है। तो ये तात्क्षणिक वेग को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार से तात्क्षणिक त्वरण भी होता है। अब असमान गति भी दो प्रकार से हो सकती है। अब हमने अभी तक जो बात किया है उसमें त्वरण नियत है, ध्यान दीजिएगा। वेग में परिवर्तन नियत है तो त्वरण नियत है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेग में परिवर्तन अनियमित हो, तो फिर त्वरण नियत नहीं होगा। तो जब त्वरण नियमित नहीं होता है तो फिर उस समय हमें तात्क्षणिक त्वरण की बात करना पड़ती है। तो तात्क्षणिक त्वरण भी होता है, तात्क्षणिक त्वरण उसको व्यक्त करते हैं वही लिमिट डेल टी टेंस टू 0, और यहाँ पर वेग में परिवर्तन है इसलिए डेल v/डेल टी, या फिर इसको आप dv/dt से व्यक्त कर सकते हो। तो ये तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा हो गई, ये तात्क्षणिक वेग की परिभाषा हो गई। तो इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने इतना बात किया है। अगले पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं
कि ग्राफीय विधि से गति के तीनों समीकरणों को किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो अगले दो पार्ट होने वाले हैं, ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होंगे। गति के समीकरण, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। आप जानते हैं प्रत्येक परीक्षा में आता है, कहीं से न कहीं से, चाहे सवाल पे आ जाए चाहे वो डेरिवेशन पे आ जाए, तो अपने को ये अच्छे से करना होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद।